ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, तो इसमें दोनों के ही होस्ट का और माइक्रोसिम्बियोट दोनों के ही रोल इम्पॉर्टेंट होते हैं। परंतु जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों के रोल इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है। क्यों इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्यों इनके बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता? बिकॉज दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम डीनाइट्रोजिनेज कहते हैं, जो कि केवल बैक्टीरिया के पास होता है। और इस प्रकार के जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ में जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उन बैक्टीरिया को हम राइजोबिया कहते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड राइजोबिया। सो राइजोबिया इज नॉट अ जीनस, इनफैक्ट राइजोबिया इज अ ग्रुप ऑफ जेनेरा। और ये जो जेनेरा है, इनको अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नाम से अलग अलग जीनस में डिवाइड, जेनेरा में डिवाइड किया गया है। और इसमें से ये जो राइजोबिया ग्रुप है, इसमें कल हमने आपको लिस्ट भी बताई थी कि किन किन होस्ट प्लांट के साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं, और क्या क्या ये जो राइजोबिया ग्रुप है उसमें कौन कौन से राइजोबियम जीनस जेनरा इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एजोराइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम या राइजोबियम की दूसरी स्पीशीज। तो ये जो राइजोबिया ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया कुछ केसेस में तो दे कैन इन्फेक्ट मोर देन वन होस्ट। कुछ केसेस में तो एक ही राइजोबियम का जो जीनस है, जो स्पीशीज है, वो दो से अधिक होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दो या दो से अधिक प्लांट के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, वो केवल अपने पर्टिकुलर होस्ट के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के रूप में रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको कल समझ ली थी, डिस्कस कर ली थी। और ये देखा था कि केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स ही नहीं, कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सिम्बियोटिक जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, परंतु उनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन, उनके रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता। और ऐसा एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का जिसको हम कहते हैं फ्रैंकिया। एक्चुअली जो फ्रैंकिया है, दिस इज नॉट यू बैक्टीरिया, दिस इज एक्टिनोमाइसीट। और ये बहुत सारे फैमिली रोजेसी और दूसरे अल्मसी, दूसरे जेनेरा में ट्रीज में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके अलावा और एक ग्रुप होता है जिसको हम नाम से जानते हैं, जुल्ला के नाम से जानते हैं। ये एक टेरिडोफाइट है और एक्विटिक टेरिडोफाइट है। ये जो टेरिडोफाइट है डायरेक्टली तो नहीं सॉइल को या प्लांट को नाइट्रोजन देता है, परंतु चूंकि अपने अंदर विशेष प्रकार के साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि हम कहते हैं एनाबीना, उसको होस्ट करके रखते हैं, उसके साथ में रहते हैं। तो जब भी एजुल्ला जिस सॉइल में ग्रो करता है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार से एजुल्ला की उपयोग हम बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस फील्ड्स में, स्पेशली राइस में, इस एजुल्ला को साथ में ग्रो करके जो राइस के फील्ड में नाइट्रोजन की कमी होती है उसको हम पूरा करते हैं। तो ये सारे आउटलाइन हम कल आपसे बात कर चुके थे, और आज हमें जिस बात पर फोकस करना है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के दौरान जो नाइट्रोजन फिक्स होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स होती है, इसको डिटेल में हमें समझना है। तो जो राइजोबियम है या जो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसकी शुरुआत होती है नोड्यूल डेवलपमेंट से। नोड्यूल, अभी आपने देखा था कि नोड्यूल्स कहाँ पर बनते हैं। नोड्यूल्स जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में बनते हैं, और ये छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं। ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन है, ये किस प्रकार से होता है? ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन है, ये इसमें मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर, जेनेटिक्स, सभी एस्पेक्ट से हमें ये नोड्यूल का फॉर्मेशन समझना है, और सभी एस्पेक्ट्स इस नोड्यूल के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इन सभी की बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग, nodule development is not only a morphological change which you can see in the host plant. नोड्यूल का डेवलपमेंट
होस्ट प्लांट में केवल एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज के रूप में नहीं होता, इसके साथ में होस्ट और माइक्रोसिम्बियोंट में बहुत सारे जेनेटिक मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होते हैं और बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो नोड्यूल फॉर्मेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। इसके जो भी एस्पेक्ट्स है सभी को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो ये जो नोड्यूल का डेवलपमेंट है, यस मैम आप प्लीज मुझे रीजॉइन कर लीजिए, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, तो तुम तो ऑलरेडी ज्वाइन हो। दिस इज मुस्कान यस स्पीकिंग। मैम, बट मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी, आप भी नहीं दिख रही हो और स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। और बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा था? यस मैम। आप लोगों को दिख रहा है? अच्छा, लेट मी, हम Yes, दूसरे ma'am. तरीके से, हाँ कामना, Yes, कैन ma'am. यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ये किसका आ गया? पूनम पांडे का क्या हो रहा है? Now, can all of you see the screen? मुस्कान, आप देख पा रहे हो? हेलो हेलो, अभी आप देख पा रहे थे स्क्रीन? जी मैम। All of you? I don't think Muskan is there. Muskan, are you there? पूनम ने लेट ज्वाइन किया, देख पा रहे हो? मैम यस Okay, मैम। so I think मुस्कान भी देख पा रही होगी. So let me continue then. तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन में। और ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है एक्चुअली इसमें एक प्रकार के केमिकल मैसेजेस डिलीवर होते हैं। ये जो केमिकल मैसेजेस होते हैं ये होस्ट सिम्बियोंट को भेजता है और सिम्बियोंट होस्ट को भेजता है। तो इट इज़ अ डायलॉग। ये होस्ट और सिम्बियोंट के बीच में एक दूसरे को केमिकल मैसेजेस भेजे जाते हैं कि अब इसके बाद में क्या होगा, क्या करना है। तो दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के आपस में इंटरेक्शन से ही नोड्यूल का डेवलपमेंट होता है। जो नोड्यूल का डेवलपमेंट होता है ये बहुत सारे स्टेजेस में होता है और ये सारे चेंजेस को हम मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबिया, colonization of rhizosphere and attachment to the epidermal cell of the host। सबसे पहला काम होता है कि ये जो राइजोबिया जो राइजोबियम चाहे तो वो स्पेसिफिक राइजोबियम हो पर्टिकुलर होस्ट के लिए या जो वाइड रेंज ऑफ होस्ट को इन्फेक्ट करता हो, कोई भी ग्रुप हो राइजोबिया का, वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको चेंजेस दिखाई देंगे होस्ट के रूट में और ये होस्ट के रूट में जो चेंजेस होते हैं उसके साथ में राइजोबियम की ग्रोथ प्रोग्रेस होती है, राइजोबियम का ग्रोथ बढ़ता है और नोड्यूल का फॉर्मेशन शुरू होता है। तीसरे स्टेज में हम देखते हैं कि नोड्यूल का जो इनिशिएशन हुआ है वो किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से आगे चलता है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेज है ये थर्ड स्टेज फर्स्ट स्टेज के साथ साथ में चलती है। मतलब दिस थर्ड स्टेज इज द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप में राइजोबियम का इंटरेक्शन शुरू होगा होस्ट प्लांट के साथ में, उसके साथ ही थर्ड स्टेज प्रारंभ हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज द रिलीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्फेक्शन थ्रेड। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये सेल के अंदर किस तरीके से पहुंचकर ये पूरे मैच्योर नोड्यूल का निर्माण करेंगे। ये हमने आपको एक कंसोलिडेटेड डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि ये जो मेजर स्टेजेस होती हैं यहाँ पर हम समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रूट हेयर है, जो कि आपको मालूम है कि रूट हेयर एक्सोजेनस होता है, यूनिसेल्युलर होता है। यहाँ पर ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं दीज आर द
राइजोबियम, दीज आर द बैक्टीरिया जो कि इस सॉइल में रहते हैं। और ये जो सॉइल के पास की सरफेस होती है, जो प्लांट्स के लगी हुई जो एरिया होता है सॉइल का, दिस इज कॉल्ड राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर को हम कहेंगे जो रूट के पास का जो जोन होता है, जो सॉइल का जोन होता है, दिस इज कॉल्ड राइजोस्फीयर। इसी तरीके से लीफ के ऊपर का जो सरफेस होता है, जो एरिया होता है, उसको हम कहते हैं फिलोस्फीयर। सो राइजोस्फीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर जो सॉइल के पैरामीटर्स होते हैं, वो इस राइजोस्फीयर से दूर जाने पर वो कैरेक्टर्स नहीं होंगे। सो दिस इज अ स्पेसिफिक एरिया which is different from the area which is far away from the root। जो रूट के सरफेस से लगा हुआ एरिया है, ये राइजोस्फीयर कहलाता है। और इस राइजोस्फीयर की प्रॉपर्टीज दूसरे जो सॉइल है, दूसरे एरिया की जो सॉइल है, उससे काफी डिफरेंट होती है। तो इस एरिया में जो भी राइजोबियम होते हैं वो नोड्यूल को किस तरीके से डेवलप करेंगे, ये हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर दूसरे स्टेज में आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, और चौथे स्टेज में हम देख रहे हैं कि बैक्टीरियोइड का फॉर्मेशन हो गया है। और यहाँ पर ये फाइनली हम इस नोड्यूल के रूप में देख पा रहे हैं। अभी हमने जो आपको 4 स्टेजेस बताई, हम इनको डिटेल में समझेंगे कि हर स्टेज में क्या क्या काम होते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि जो राइजोबिया होते हैं सॉइल में, किस सॉइल में कितने होंगे इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती। अलग अलग सॉइल में, अलग अलग परिस्थिति में इन राइजोबियम जो जीनस है उसकी मात्रा घट सकती है, बढ़ सकती है, या कुछ भी हो सकती है। इन सम ऑफ द सॉइल यू विल फाइंड देयर विल बी नो राइजोबिया, परंतु कुछ प्लांट्स में आप देखोगे, कुछ प्लांट्स के राइजोस्फीयर में देखोगे कि काफी सारे कॉन्सेंट्रेशन में राइजोबिया रहते हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ ग्राम्स तक, मतलब पर ग्राम इतने सारे मात्रा में राइजोबियम के सेल्स वहां पर आपको दिखाई देंगे। राइजोबियम की कितनी मात्रा होगी वो डिपेंड करता है सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है, उसके अंदर पानी कितना होता है, और जो दूसरे बायोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं उस पर इसकी निर्भर करती है। तो जब ये राइजोबियम अपने होस्ट के रूट के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनमें एक ये कांटेक्ट में आने का कारण ये होता है कि कुछ फ्लेवोनॉइड्स उत्पन्न किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, जो कि इस प्रभाव को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। इस कीमोटैक्सिस प्रक्रिया के द्वारा ये जो राइजोबियम है वो सॉइल के रूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले होस्ट प्लांट कुछ ऐसे केमिकल सिंथेसाइज करेंगे जो कि फ्लेवोनॉइड्स प्रकार के होते हैं। इन फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति में जो भी राइजोबिया सॉइल में पड़े हुए हैं वो इस होस्ट प्लांट्स के तरफ आकृष्ट होंगे, होस्ट प्लांट की तरफ आएंगे। और जब ये होस्ट प्लांट के रूट की तरफ आ जाएंगे, इनमें काफी मात्रा में मल्टीप्लिकेशन होगा और इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते रूट के ऊपर कॉलोनाइज, रूट के ऊपर अपना एक एरिया बना लेंगे, अपना एक चादर जैसी बिछा लेंगे। और इस अवस्था में जबकि राइजोबियम अट्रैक्ट होते हैं होस्ट प्लांट के द्वारा, फ्लेवोनॉइड्स के द्वारा, उस समय इन राइजोबियम से एक केमिकल उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं नोड्यूलेशन फैक्टर और नॉट फैक्टर। तो सबसे पहले होस्ट प्लांट के द्वारा फ्लेवोनॉइड उत्पन्न किए जाएंगे, और फिर उस फ्लेवोनॉइड के कीमोटैक्सिक इफेक्ट के द्वारा एक दूसरे केमिकल उत्पन्न किए जाएंगे जो कि माइक्रोसिम्बियॉन्ट के द्वारा, जो कि राइजोबियम के द्वारा होगा, और उसको हम कहेंगे नॉट फैक्टर। ये जो नोड्यूलेशन फैक्टर है, जो नॉट फैक्टर है, वो वास्तव में क्या होता है, ये जो फैक्टर है ये केमिकल फैक्टर होता है, और ये मेनली काइटिन का डेरिवेटिव होता है। काइटिन आपको मालूम है, काइटिन कहाँ पाए जाते हैं, काइटिन पाए जाते हैं फंजाई के सेल वॉल में और इंसेक्ट्स के सेल वॉल में। तो ये काइटिन जो होता है वो काइटिन का जो डेरिवेटिव होता है वो राइजोबियम के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। ये जो काइटिन है इसमें किस प्रकार का डेरिवेटिव होता है, काइटिन में जो फैटी एसिड होता है
इस काइटिन में सॉरी जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसके स्थान पर ये एक फैटी एसिड का ग्रुप ज्वाइन हो जाता है। तो जो नॉट फैक्टर है और जो काइटिन है उसमें डिफरेंस क्या है? जो नॉट फैक्टर है, दिस इज नॉट प्योर काइटिन बट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ काइटिन वेयर दिस एसिटाइल ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ फैटी एसिड। तो नॉट फैक्टर वो केमिकल होता है जो कि काइटिन की तरह होता है, परंतु काइटिन से इसलिए डिफरेंट होता है कि इसमें जो एसिटाइल ग्रुप होता है काइटिन में, उसके स्थान पर एक फैटी एसिड का ग्रुप ज्वाइन हो जाता है और इसीलिए इस काइटिन को, इस नोड्यूलेशन फैक्टर को हम कहते हैं लाइपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड। तो इसका नाम, ये किस प्रकार का काइटिन है, किस प्रकार का डेरिवेटिव है? दिस इज लाइपोकाइटो ओलिगोसैकेराइड। ये जो नोड्यूलेशन फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे चेंजेस होस्ट प्लांट में करता है। ये क्या क्या चेंजेस करता है जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है? किसके द्वारा होगा प्रोडक्शन होगा राइजोबियम के द्वारा। तो जब राइजोबियम के द्वारा ये नॉट फैक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। कौन से चेंजेस आते हैं? जो कि हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के रूप में दिखाई देते हैं। और वो चेंजेस होते हैं कि जो रूट हेयर है जहाँ पर के राइजोबियम की उपस्थिति थी, उनकी संख्या, काफी संख्या में रूट हेयर्स की प्रोडक्शन होने लगता है, काफी संख्या में रूट हेयर उत्पन्न होने लगते हैं जिस जगह पर खास तौर पर राइजोबिया का काफी सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये जो रूट हेयर्स बनते हैं जो कि नोड्यूलेशन के इफेक्ट से बने हैं, नॉट फैक्टर के इन्फ्लुएंस से बने हैं, ये कंपेरेटिवली नॉर्मल रूट हेयर से थोड़े छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। तो ये रूट हेयर्स हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अब ये सिम्बियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और ये यहाँ पर नोड्यूलेशन फैक्टर उत्पन्न हो गया है। इसके बाद में जो नोड्यूलेशन फैक्टर होता है वो कुछ केमिकल सिग्नल्स भेजता है होस्ट की तरफ और होस्ट को ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमने आपको पहले जो बताया था कि जो फर्स्ट स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है कॉन्करेंट होती है, मतलब जैसे ही नोड्यूलेशन फैक्टर बनेगा वैसे ही सेल के अंदर पर्टिकुलर जोन में हम देख पाएंगे कि कुछ ऐसे सिग्नल्स जाते हैं, वहां पर माइटोसिस होने लगती है उन सेल्स में, मतलब वो जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगती है। और ये जो रीजन होगा जहाँ पर कि ये जो सिग्नल्स जा रहे हैं, माइटोसिस के सिग्नल जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टम। इस रीजन को प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टम कहा जाएगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो नोड्यूल, रूट नोड्यूल बनने की जगह होती है वो कहाँ होती है? कॉर्टेक्स में। और फिर उसके बाद ये पेरीसाइकिल तक भी पहुंच जाते हैं। पेरीसाइकिल में इनका दूसरा सेंटर बन सकता है, मतलब ये काफी डीप होते हैं। आप इसको इस डायग्राम में शायद देख पाएंगे। डायग्राम इज नॉट देयर। तो अभी डायग्राम हम आपको फोकस करके बताएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है, इसमें अब जो बैक्टीरिया है जिसमें नोड्यूलेशन फैक्टर उत्पन्न हुआ था, वो सेल के जो रूट सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा। रूट सेल की वॉल, जो बाहरी वॉल होगी उस रूट हेयर की, उसको तोड़ेगा और होस्ट सेल के सेल वॉल को, रूट हेयर की सेल वॉल को तोड़ने के पश्चात वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। परंतु यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यह जो बैक्टीरियम, ये जो राइजोबियम है, केवल रूट की सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। दिस विल नॉट पेनिट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर। यहाँ पर जो टूटेगा, यहाँ पर जो ब्रेकिंग होगी, जो ब्रेकडाउन होगा, दैट विल बी ओनली सेल वॉल ऑफ द होस्ट। मतलब राइजोबियम कैसे प्रवेश करेंगे? बाय ब्रेकिंग, बाय डिग्रेडिंग द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर। दे विल नॉट डैमेज the plasma membrane which is present just below the cell wall. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सबको मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है? जस्ट बिहाइंड द सेल वॉल। जो सेल वॉल है उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये अभी बिल्कुल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जाएंगे। सो दे विल ऑक्यूपाई द प्लेस इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब बैक्टीरियम के बैठने की जगह कहाँ होगी, स्थापित होने की जगह कहाँ होगी?
सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। तो जो स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का, वहां पर ये बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। अब इसके बाद में जैसे ही ये जो बैक्टीरिया पेनिट्रेट करते हैं, उसके पहले ही जो होस्ट सेल है उसकी जो टिप होती है वो कॉइल्ड हो जाती है और ये बैक्टीरिया यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो टिप है रूट हेयर का, ये कॉइल्ड हो जाता है और ये बैक्टीरिया यहाँ पर एंटर कर गए हैं। और ये जो एंट्री है आप देख पा रहे हो कि सेल वॉल के थ्रू हुई है, परंतु ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है और इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इन्वेजिनेट हो जाती है, ये अंदर की तरफ धंसने लगती है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। तो इन्फेक्शन थ्रेड किससे बनते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि जो नोड्यूलेशन, जो नॉट फैक्टर है, वो यहाँ पर माइटोटिक सिग्नल भेजता है। तो इस प्रकार से ये कॉर्टिकल रीजन में ये यहाँ पर माइटोसिस शुरू हो गई। तो दोनों चेंजेस आप साथ में देख रहे हैं, इन्फेक्शन थ्रेड का बनना और यहाँ पर ये नोड्यूल के फॉर्मेशन का शुरुआत होना यहाँ पर हम देख रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं नोड्यूल मेरिस्टम। यहाँ पर ये नोड्यूल मेरिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इन्फेक्शन थ्रेड किससे बना है? दिस इन्फेक्शन थ्रेड हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पर कि आगे बैक्टीरिया काफी सारी मात्रा में पहुंच गए थे। अब इसके आगे क्या चेंज होगा? ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इन्फेक्शन थ्रेड इस रूट हेयर के बेस में आ जाता है और फिर ये आगे वाली सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, सेल वॉल को तोड़ता रहता है और होते होते ये कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि अभी हमने देखा था कि काफी मात्रा में जो सेल्स है वो डिवाइड होने लगे थे। तो ये नोड्यूल यहाँ पर बन जाता है। ये जो नोड्यूल बनने की प्रोसेस और ये जो इन्फेक्शन थ्रेड जो बन रहा है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब ये इस जगह पे नोड्यूल पर पहुंच जाएंगे तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये बहुत सारे वेसिकल्स जो हम लोग देख रहे थे, ये जो थ्रेड है इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स उत्पन्न होंगे और ये वेसिकल्स बर्स्ट हो जाएंगे, जिनसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया निकलकर इस स्थान पर इस सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। इन बैक्टीरिया को अब हम कहेंगे बैक्टीरॉइड। तो इस प्रकार से इस रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में ये बहुत सारे बैक्टीरॉइड्स बन जाएंगे और ये जो मेम्ब्रेन होगी जो उसको सराउंड करती है, दिस इज कॉल्ड पेरीबैक्टीरॉइड मेम्ब्रेन। तो ये पेरीबैक्टीरॉइड मेम्ब्रेन और बैक्टीरॉइड्स की उपस्थिति से अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो केमिकल प्रोसेस है वो शुरुआत होगी। तो दिस इज हाउ नोड्यूल इज डेवलप्ड। किस प्रकार से रूट नोड्यूल बनते हैं और ये केवल एक ही नोड्यूल नहीं बनेगा, बहुत सारे, जब तक प्लांट्स और होस्ट सरवाइव करेंगे ये बहुत सारे नोड्यूल्स एक के बाद बनते जाएंगे। एक नोड्यूल मेच्योर होगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जैसे ही ये बैक्टीरियम होते हैं यहाँ पर काफी मात्रा में रूट हेयर्स के प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं, बहुत सारे रूट हेयर्स यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस इज द फाइनल स्टेज जहाँ पर कि ये जो सारे बैक्टीरॉइड्स हैं जो कि अपनी इन्फेक्शन थ्रेड से निकलकर बाहर सेल में आ गए, ये सारे बैक्टीरॉइड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। एंड फाइनली दिस नोड्यूल इज फॉर्म। ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनको प्लांट के होस्ट का वेस्कुलर कनेक्शन भी मिलता रहता है, मतलब यहाँ पर इनको भोजन पानी मिलता रहता है और इस प्रकार से नोड्यूल काफी ग्रो हो जाते हैं। तो हम देख पाते हैं कि जितना नोड्यूल का साइज बड़ा होगा, जितना नोड्यूल का नंबर बड़ा होगा, उतना ज्यादा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगी। तो दिस इज हाउ दिस रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो ये आज हमने आपको इसमें यही बताया कि किस प्रकार से